Hello class 9 students. Today we will start the topic of history, lesson number 1, that is the French Revolution. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the company to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। 14 जुलाई 1789 की जो पहली सुबह थी, उसमें जो पेरिस का जो शहर था वो एक अलार्मिंग स्टेट में था, मतलब वो एकदम से अलार्म्ड हो गया था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने क्या कहा था कि अब आर्मी को कमांड दी थी कि वो सिटी में, शहर में प्रवेश कर जाए, और ये अफवाहें उड़ रही थी कि वो जल्दी ही ऑर्डर देगा आर्मी को टू ओपन द फायर अपॉन द सिटीजन्स, कि वो नागरिकों पर बुलेट्स या गोलियों की बौछारें कर दे। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. 7,000 आदमी और औरतें वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठी थी और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो लोगों का एक ग्रुप की तरह उन्होंने फॉर्म किया था ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे ब्रॉक इनटू अ नंबर ऑफ, और वो कई गवर्नमेंट बिल्डिंग में अंदर प्रवेश कर गई इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियारों की तलाश में। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern parts of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Though there were only 7 of them, yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. क्या हुआ फाइनली क्या हुआ कि जो बहुत कई हजारों में जो लोग थे, कई सौ लोग, हजारों में नहीं, 100 of people, कई सौ लोग जो थे वो दे स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, शहर के पूर्व की ओर उन्होंने मार्च करना शुरू किया, एंड स्टॉर्म, तूफान की तरह वो बेस्टिल जो कि किले का जो जेल थी वहां पर प्रवेश किया, और उन्हें लगा था कि उनको ये आशा थी कि वहां पर जो एम्यूनिशन है, हथियार हैं जो होर्डेड इकट्ठे हुए वहां पर रखे हुए जो हथियार है उन्हें मिल जाएंगे। बट इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, और फिर हथियारों से लैस होकर के जो फाइटिंग हुई उनमें द कमांडर ऑफ द बस्टाइल, जो प्रिजन जेल का जो कमांडर था, ही वाज किल्ड, वो मारा गया, और जो प्रिजनर्स थे, कैदी, वो रिलीज्ड हो गए वहां से छूट के। सिर्फ वो 7 ही नंबर में थे। या द बस्टाइल जो था, दैट वाज द प्रिजन जेल, वो लोग उसको हेट करते थे बिकॉज इट स्टूड फॉर द, क्योंकि ये राजा की डेस्पोटिक पावर, मतलब की निरंकुश शासन का प्रतीक था। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड, जो किला था कि उसको डेमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया, एंड स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अस सोवेरेन ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और उसके जो पत्थर के टुकड़े थे वो मार्केट में बेच दिए गए टू ऑल दोज हु विश टू कीप, जो कि उन सब लोगों को जो इस डिस्ट्रक्शन, तबाही का एक निशानी चाहते थे। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। जो दिन आगे वाले आए उनमें बहुत सारे दंगे हुए पेरिस में, और साथ में जो कंट्री साइड था, विलेज साइड था, वहां पर भी मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड। ज्यादातर जो लोग थे वो विरोध कर रहे थे जो ब्रेड, जो एक नॉर्मल सी चीज़ है, जो रोजमर्रा के जो खाने की जरूरत का सामान है, ब्रेड है, उसके
प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, उसका वो विरोध कर रहे थे लोग. Much later, when historians looked upon this triumph, they saw it as a beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in the France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? जो ये लोग थे वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिस वॉज द टाइम, ये समय वो था कि इससे एक चेन ऑफ इवेंट्स, मतलब घटनाओं का एक घटनाक्रम हुआ, वन बाय वन, दैट लीड टू, जिससे कि जो कि आखिरकार किसमें परिवर्तित हुआ कि एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस में किंग का, राजा का फांसी दे दी गई. और जबकि बहुत सारे लोग उस समय ये बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं करते, बिल्कुल भी उनको ये लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, बट इट हैपन इन 1774. The French society during the late 18th century we will study here. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. 1774 में लुइस सोलवा जो बुर्बो फैमिली का था, वो बुर्बो फैमिली का था, राजा था. ही असेंडेड द थ्रोन, वो सिंहासनवारूढ़ हुआ इन फ्रांस. ही वॉज 20 और वो 20 साल का था, और वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस ऑस्ट्रियन राजकुमारी मैरी एंटोनी से उसकी शादी हुई थी. Upon his accession, the new king found an empty treasury. जब वो राजा बना तो उसने पाया कि जो ट्रेजरी था, खजाना, वो बिल्कुल खाली था. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. तो लंबे समय तक जो लड़ाइयाँ चली, उससे फाइनेंशियल रिसोर्स, आर्थिक जो रिसोर्सेस, संसाधन थे फ्रांस के, वो खत्म हो गए थे. और जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, एक बहुत शानदार खर्चीला जो कोर्ट, द्राज दरबार था, जो कि वर्साइल के महल में, और वर्साइल का महल बहुत शानदार था, उसको रख पाना, उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी. और ये सब जो था वो खजाने पर एक बोझ था. Until Louis XVI, France had the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion. लुई सोल्वे के शासन के दौरान फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी. उनका जो कॉमन एनिमी था वो था ब्रिटेन, शत्रु जो था ब्रिटेन था. इस वार से, इस लड़ाई से उन पर $1 बिलियन का बोझ पड़ा था. और जो कि ऑलरेडी जो डेब्ट था, ऋण था, वो $2 बिलियन का ऑलरेडी हो चुका था. लैंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट now begin to charge 10% interest on the loan. So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. To meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government officials or universities, the state was forced to increase the taxes. What happens to जो lenders थे, जो उधार देने वाले, जो ऋण देने वाले जो थे, जो इम्पोर्टेंट पीपल थे, जो जिनके पास मनी थी, उन्होंने स्टेट को, जो राज्य को क्रेडिट दिया था, उधार दिया था, उन्होंने 10% इंटरेस्ट के साथ लोन पर चार्ज करना शुरू कर दिया था. फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी, उसका जो अपना जो बजट था, फाइनेंशियल बजट हर साल का, वो ज़्यादातर उसको लोन चुकाने में ही लग जाता था. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज, और
अपनी रेगुलर जो उसके खर्चे थे, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी को मेंटेन करना, सैनिक को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स या यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करना, वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। और जो स्टेट था, राज्य था, उसको दे वर फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, उनको वो बाध्य होना पड़ा कि वो टैक्स बढ़ा दें। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into three states, and only members of the third state paid tax. जो फ्रेंच समाज था उस 18th सेंचुरी का, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और सिर्फ थर्ड स्टेट के जो लोग थे स्टेट के, वो ही टैक्स पे करते थे, और अदर्स टू जो नॉबल्स थे, दे वोंट पे they were not paying the taxes. The society of state was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. जो ये समाज था स्टेट्स का, ये फ्यूडल सिस्टम का एक पार्ट था। ये मध्य युग के दौरान का समय का समाज था। इसमें जो ओल्ड रेजीम थी, और इसको ओल्ड रेजीम कहते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी, समाज को डिस्क्राइब करती थी। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस, और फ्रांस के जो इंस्टीट्यूशंस थे, सारी संस्थाएं थी, बिफोर 1789 इट यूज्ड टू डिस्क्राइब इट। फिगर 2 shows how the system of estates in French society was organized. First estate, clergy, the nobility, and the third estate consists of big businessmen, merchants, courts, officials, lawyers, peasants, and small peasants. About 60% of the land was owned by the nobles, the church, and the other richer members of the third state. The members of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. उनको अधिकार प्राप्त थे, जन्म से अधिकार प्राप्त थे. The most important of these were exemption from paying taxes to the state. स्टेट को, समाज को टैक्स, उस समय के राज्य को टैक्स को, उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था. दे वर एग्जेम्प्टेड, मतलब उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था. नॉबल्स फर्दर एंजॉय, नॉबल्स को भी फ्यूडल प्रिविलेजेस, अधिकार प्राप्त थे लैंडलॉर्ड्स के. These included feudal dues which they extracted from the peasants. वो जो किसानों से एक्सट्रैक्ट करते थे, लेते थे feudal dues. और peasants were obliged to render services to the lords. किसानों को सर्विसेज देनी पड़ती थी, उनको वर्क करना पड़ता था लॉर्ड्स के लिए, और टू वर्क इन देयर हाउसेस एंड देयर फील्ड, उनके खेतों और घरों पर, टू सर्व इन द आर्मी एंड टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स वगैरह बनाने में उनको काम करना पड़ता था. Church too extracted its share of taxes called tithe from the peasants, and finally all members of the third state had to pay taxes to state. चर्च भी एक टैक्स लगाता था लोगों पर और पीजेंट्स पर, दैट इज टिथे. एंड जो थर्ड स्टेट था उसका सारे मेंबर्स को टैक्स पे करना पड़ता था. दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड द टेली, and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption items like salt or tobacco. नमक और तंबाकू पर जो एवरीडे यूज की जो आर्टिकल्स से चीजें थी, उन पर भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था. दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. द बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट through taxes were borne by the third state.